एमएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने ओशो की कुंडली है, आचार्य रजनीश की। भारत में या विश्व में सभी आचार्य रजनीश या ओशो को जानते हैं। और आज 11 दिसंबर 2017 मंडे को ओशो की 87th बर्थ एनिवर्सरी है। माने आज ओशो का जन्म उत्सव है। अगर वे आज जीवित रहते तो वे आज 87 साल के होते थे। तो इस शुभ मौके पर क्यों ना आज हम ओशो या आचार्य रजनीश की कुंडली का विश्लेषण करें। तो मित्रों देखिए, ओशो की जो कुंडली आचार्य रजनीश की 11 दिसंबर 1931 का उनका जन्म है। शाम को 5:13 कुंचवाड़ा मध्य प्रदेश का। वे भोपाल में एक प्रोफेसर रहे और उसके बाद उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊंचाइयां पाई। गुप्त ज्ञान उन्हें प्राप्त था और एक विवादास्पद व्यक्तिमत्व के रूप में वे हमेशा जाने जाते हैं। उनकी एक अलग से धर्म बनाने की एक प्रेरणा या एक विचार उनका हमेशा रहा और एक बहुत ही विचारवंत है जिसको बोलेंगे वेल थिंकर, एक महान विचारवंत के रूप में वे जगत में प्रसिद्ध है। उनका पूना में ओशो सेंटर काफी विख्यात हुआ। अब देखते हैं इस कुंडली में विशेषता क्या है। इतनी बड़ी व्यक्ति की कुंडली है और तो इस कुंडली में अगर आप देखोगे तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, धनु राशि, वृषभ लग्न की कुंडली है और लग्नेश बनते वृषभ लग्न के शुक्र। तो देखिए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के भी नक्षत्र लॉर्ड है विनस और इनका लग्न का स्वामी 8th हाउस में बैठा बुध शुक्र मंगल चंद्रमा, ये सभी इनके कुंडली में 8th हाउस में बैठे। और 8वां घर होता है गुप्त ज्ञान का। 8वां घर होता है आपको ज्ञान कितना है। अब देखिए इस कुंडली में 5वें घर का लॉर्ड भी 8th में बैठा है, सेकंड हाउस का लॉर्ड भी 8th में बैठा है। तो नेचुरली 8th हाउस में 5 ग्रह बैठे, तो इसे कहते हैं पंच महापुरुष योग। 8वां घर बहुत ही बड़ा रहस्यमयी योग बन गया। He always think about what is beyond the death or what happened after the death. So you have got a very supreme knowledge about the secret knowledge is concerned. जिसको ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, ऐसा गुप्त ज्ञान उन्हें सहजता से सरलता से प्राप्त हुआ। उनके वाणी में एक मधुशी थी, अट्रैक्शन था। तो कारण क्या है? क्योंकि 5 ग्रहों की दृष्टि सीधी सेकंड हाउस पे पड़ रही है और सेकंड हाउस में मिथुन राशि है, वायु तत्व की राशि है और धनु राशि अग्नि तत्व की। अग्नि को वायु मिले या वायु को अग्नि मिले तो आग भड़कती है। वे हमेशा विवादास्पद बोलते रहे लेकिन उससे वे फेमस बने। इस कुंडली में और एक विशेषता ऐसी है कि थर्ड हाउस में गुरु उच्च के हैं। गुरु उच्च के हैं और उच्च के गुरु की 9th हाउस धर्म स्थान पे नीच की दृष्टि पड़ रही है, 7वीं दृष्टि। उन्होंने हमेशा किसी भी धर्म का खंडन किया, वे हर धर्म के विचारों का खंडन करते आए। वे एक बहुत मशहूर टीकाकार के रूप में फेमस हुए। लेकिन गुरु की 5वीं दृष्टि अगर आप गिनते हो तो वो पड़ती है 7th हाउस पे। उन्होंने शादी भी की, उनके विचार भी धर्म को खंडन करने वाले थे। गुरु की 11वीं दृष्टि पड़ती राहु पे 11th हाउस पे। गुरु राहु का चांडाल योग बना 11th हाउस पे। लेकिन उनके ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स या उनके विचारों को समझने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग फॉरेनर्स थे। और आप देखिए 11th हाउस में राहु है, राहु विदेशी लोगों को बताता है। तो ज्यादा से ज्यादा उनके विचारों को सुनने वाले लोग विदेशी थे, भारत भूमि से संबंधित नहीं थे। और राहु के कारण उन्हें फॉरेनर से इनकम की भी काफी प्राप्ति हुई, फिर पब्लिसिटी में उन्हें विदेश में हासिल हुई। इस कुंडली में अगर आप गौर से देखते हो तो आपको पता चलता है 5th हाउस में केतु है और 5वें घर का मालिक अपने घर से चौथे माने 8वें बैठा है बुध। इस कुंडली के अनुसार 5वें घर में केतु है तो उनका कोई फ्रेंड नहीं था। He had no friend in his life। क्योंकि केतु जहां बैठता है वहां हानि करता है। तो 5वां घर होता है विद्या बुद्धि एजुकेशन फ्रेंड्स का। वे प्रोफेसर रहे
लेकिन उन्होंने कुछ समय पश्चात विद्या एजुकेशन फील्ड के खिलाफ भी बोला। माने सम्मान नहीं मिला उन्हें एज ए प्रोफेसर, लेकिन एज ए धर्मगुरु ने बहुत सम्मान मिला, क्योंकि गुरु उच्च का आपको एज ए धर्मगुरु सम्मान देता है। तीसरा घर होता है कम्युनिकेशंस का, और तीसरे घर में गुरु उच्च के बैठे हैं, और चंद्रमा जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है वो 8th हाउस में है। तो गुप्त ज्ञान से वे बहुत फेमस हुए, उनका कम्युनिकेशन हमेशा सीक्रेट नॉलेज के प्रति था। और अगर आप और गौर से देखोगे, इस कुंडली में 7वें घर में सूर्य बैठा है जो 4th हाउस का लॉर्ड है। चौथे घर का स्वामी 7वें में बैठा, मुझे मां से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। He loved his mother more than anybody। अपने मां से एक अनुपम ज्ञान प्राप्त होने से पहले वे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। पिता का सुख नहीं मिला कुंडली में, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है। चंद्र मंगल कुंडली में 7 में बैठे हैं। चंद्र मंगल बताते हैं पराक्रम योग, महालक्ष्मी योग। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग, चंद्र शनि का विष योग, मंगल शनि का विध्वंसक योग, शुक्र शनि का अगेन महालक्ष्मी योग। ये कुंडली में 8th हाउस टोटली एक्टिव है। 5 ग्रह एक जगह पे लग गए, माने टोटली 8th हाउस इज एक्टिव। 8वां घर हमेशा एक्टिव रहा, इसलिए परंपरागत विचार पद्धति, परंपरागत जीवन पद्धति, परंपरागत तरीके से रहना, ये उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। और हमेशा विवाद में रहे। विवाद में क्यों रहे? क्योंकि 10th हाउस प्रसिद्धि का होता है, और 10th का लॉर्ड सैटर्न 8th हाउस में बैठा। तो 10वें घर का लाभ स्थान, अगर आप 10वें घर से 11 घर ढूंढोगे, माने 10वें घर का लाभ स्थान 8th हाउस है। वे हमेशा प्रसिद्ध होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? हमेशा मीडिया में बना रहना पड़ता है। देखिए वे हमेशा मीडिया में बने रहे। आज उनके मृत्यु के उपरांत भी ओशो को मीडिया में बने हुए हैं। बिकॉज ऑफ व्हाट? उनका स्पीच। 8वें घर के सभी ग्रह साथी दृष्टि अपने वाणी स्थान पर डाल रहे हैं। अपने बोलने के कारण वे हमेशा विवादों में रहे, इसी कारण से वे प्रसिद्ध रहे और आगे भी रहेंगे। अब बात आती है, उनका नाम क्या था? उनका नाम था रजनीश। बाद में कुछ लोगों ने उन्हें संन्यास लेने का आचार्य रजनीश बोला, लेकिन वे खुद को ओशो कहते थे। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू बिकम आचार्य रजनीश टू ओशो? द ओशो मीन्स अकॉर्डिंग टू द आचार्य रजनीश। द ओ मीन्स ओंकार एंड हो मीन्स जानने वाला। जो ब्रह्मांड को जानता है उसका मीनिंग ओशो बोला। ऐसा किसने बोला? खुद आचार्य रजनीश ने। माने वे खुद की डिस्कवरी से खुद को पेश करते थे। He never listened to anybody, but all the people in this world listen to that person because of 8th house is very strong, very strong 8th house। अनुपम ज्ञान, गुप्त ज्ञान काफी, अगर उनके ओशो के जब आप वीडियो सुनते हो, आज यूट्यूब पे हासिल होते हैं, बुक्स निकलती है ओशो की, तो व्यक्ति के विचारों पे बहुत प्रभावित हो जाता है। व्यक्ति विचारों पे बहुत असर गिरता है। कारण क्या? उनका 2nd हाउस स्ट्रांग हो गया, क्योंकि 8th हाउस में ग्रह ज्यादा है। वे हमेशा मृत्यु पे सोचते रहे, क्योंकि 8वें घर में चंद्रमा है। वे हमेशा मृत्यु के बाद क्या होगा, या मैं क्यों पैदा हुआ, क्योंकि मृत्यु है तो जन्म है, इस पे सोचते रहे। तो आप देखिए इस कुंडली में गुरु उच्च का है, सूर्य 7th में, और हमेशा उनकी सरकार से नहीं जमी। ये हम लोगों को पता है, कोई गवर्नमेंट से उनकी नहीं जमी। अंग्रेज सरकार ने, अमेरिका ने भी उन्हें अपने देश से निकाल दिया। बिकॉज ऑफ व्हाट? उनके स्पीच। भारत में भी उनको काफी विरोध हुआ, बिकॉज ऑफ व्हाट? स्पीच। सूर्य को इस व्यक्ति ने माना नहीं, लेकिन मां को माना। मां को हमेशा माना, लेकिन लग्न के सामने सूर्य है वृश्चिक राशि का। और आप जानते होंगे कि तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, और उसकी अगली राशि माने वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि में जब भी सूर्य जाता है तो वह अपने नीचतम स्थान पे से कुछ ऊपर उठ रहा है, माने सूर्य वृश्चिक राशि में इतना सही नहीं है। इसी कारण उनकी कभी भी सीनियर लोगों के साथ, या जिसे हम कहेंगे आत्मज्ञान के बारे में जो चर्चा होती है, उसमें वे विवादास्पद बयान देते रहे, लेकिन फेमस हुए क्योंकि वाणी स्थान काफी मजबूत था। एक अद्भुत, अकल्पनीय
पर्सनैलिटी ने 11 दिसंबर 1931 को 5:13 कुंजवाड़ा मध्य प्रदेश जिला भोपाल में जन्म हुआ। एक गरीब परिवार में जन्मे, लेकिन वहां से जो उत्थान हो रहा है इस कुंडली का वो बताता है ही ओनली थिंक अबाउट हिज सेकंड हाउस। कैसे लाइफ का टारगेट आपकी कुंडली का लग्न बताता है। लग्न में वृषभ राशि है, वृषभ राशि सेकंड हाउस बताती है कुटुंब स्थान और वाणी। हमेशा अपने वाणी के कारण फेमस हुए, हमेशा वही किया जो उनका लाइफ का टारगेट था, सेकंड हाउस। तो अगर आप इस कुंडली को अगर सॉफ्टवेयर में डाल के देखोगे तो 11 दिसंबर 1931 5:13 शाम को कुंजवाड़ा मध्य प्रदेश की कुंडली अगर आप डालोगे तो ये कुंडली वर्गोत्तम बनती है। वर्गोत्तम का अर्थ होता है D1 और D9 एक हो जाना। दैट मीन्स दैट पर्सन अचीव व्हाट इज मेड फॉर। व्यक्ति किस लिए जन्म लिया ये उस व्यक्ति ने हासिल किया, मैंने उसकी जन्म का या जन्म का कारण पूर्ण हो गया। ये ओशो की कुंडली में एक विशेष बात है। तो आज हम इस वीडियो को आपको कैसा लगा है प्लीज मुझे बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए, शेयर कीजिए। और मित्रों, एंड करने से पहले मैं एक बार फिर से कहूंगा, एक बहुत अच्छे तत्वज्ञानी विचारवंत हमारे देश में आज 11 दिसंबर को है, इसलिए जितने भी ओशो भक्त हैं उनको सभी को ओशो के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। और हम उनके लिए कुछ प्रार्थना पूर्वक कुछ बोलेंगे, क्योंकि ज्ञान कोई भी हो ज्ञान लेना चाहिए, ऐसा हिंदू धर्म कहता है। तो इनके लिए हम कुछ शब्द हमारी ओर से बोलेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो मित्रों, ओशो भी एक ज्ञान का सागर है, इसे आप स्वयं पढ़िए जानिए, लेकिन अपने सदगुरु को हमेशा मानिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ओशो को पढ़े या ना पढ़े, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कोई ज्ञानी है तो हमें उसका सम्मान आदर करना चाहिए। उनके विचारों में काफी टीका दिखी, लेकिन टीका करने के लिए भी उस चीज का अध्ययन होना जरूरी है। अगर आपको उस चीज का ज्ञान नहीं तो आप उस पर विरुद्ध भी कहने के हकदार नहीं होते। यही मैं ओशो जी के बारे में कहना चाहूंगा। तब तक के लिए मित्रों, जय गणेश, खुश रहे, आभार।